पाकिस्तान के लोगों के पास आइडियाज़ ज़रूर हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में मर जाते हैं, वो माइंडसेट में मर जाते हैं। आइडिया आपका अच्छा होगा तो आप तो आग लगा देंगे। आप क्या पंजाब में कहते हैं, अन्नी पा देंगे हमसे ये। तो ऐसा नहीं होता। आइडिया तो आपका कमाल था ही नहीं। आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं ला सकते, आप बोलेंगे मैं चोकोर जो है ना वो टायर लॉन्च करूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अक्सर लोगों को अपना ब्रांड कहीं नहीं पता। वो ये बोल रहे थे कि सबके लिए ब्रांड है, सबके लिए कोई ब्रांड नहीं होता। आपको पता है मैगी भी कहता है मैं सबके लिए नहीं हूँ। इंडिया में ना मैगी, वो ये कहते ही नहीं मैं सबके लिए हूँ, वो कहता है मैं तो वो मॉम्स के लिए हूँ। ऐसे बिजनेस मॉडल जो आपको लगता है कि नहीं ये तो जो कुछ मर्जी हो ये तो नहीं काम करता। जैसे आपने पॉकेट स्क्वायर लगाया है, आप सोचेंगे पॉकेट स्क्वायर, आप बोलेंगे या कोई स्पेसिफिक ब्रांड है, आप बोलेंगे नहीं मैं बना सकता। बेल्ट का कोई स्पेसिफिक ब्रांड है नहीं, टाई का कोई स्पेसिफिक ब्रांड है पाकिस्तान में नहीं, चश्मों का कोई ब्रांड है पाकिस्तान में नहीं। हम नेसेसिटीज छोड़ के हम बाकी सारी चीजें बना रहे हैं। इंडिया में बराबर में लेंसकार्ट 4-6 बिलियन डॉलर कंपनी हो गया है। पाकिस्तान में आज तक किसी ने ये सोचा है कि आधा पाकिस्तान माशाल्लाह 12-13 करोड़ बंदा चश्मा लगा के घूम रहा है और बाकी के नंबर हैं वो लगा के नहीं घूम रहा। तो मैं कितनी बड़ी मार्केट है जिसको टैप कर सकता हूँ, लेकिन हमने वहाँ उस तरह सोचा नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्पोर्टेंट है या ट्रेंडी होना इम्पोर्टेंट? गुची क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, प्राडा मानी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो कहा जाता है कि नहीं प्रॉब्लम है, लोग अच्छा दिखना चाहते हैं। क्या आप एलवी के स्टोर में बोला, आप बोले यार पैसे यहाँ ये लूंगा एकदम, वेयर इज यू नो कि वो जो जूता $1,500 का बिकता है ना, वो पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में लेदर का ओरिजिनल जूता जो है वो 10,000 के अंदर मिल जाएगा मुझे। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हमारे साथ हैं अहमद रऊफ ईसा जो कि फाउंडर हैं टेलीमार्ट के, आर वेंचर्स के, और अहमद जो हैं वो फोर्ब्स 30 अंडर 30 जो आपने अवार्ड जो है वो विन किया है। तो वेलकम टू आवर शो जी। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग गुड मी। टू हैव यू। और जो टॉपिक है वो ये है कि चूजिंग द राइट बिजनेस, क्योंकि अगेन हमारे यहाँ एक बिल्कुल अब इस वक्त कल्चर है स्टार्टअप्स का, लोग बिजनेसेस में आ रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ये कि सही बिजनेस को भी हर एक पूछता है यंग बच्चा ना कि अच्छा कि मेरे लिए सही बिजनेस क्या है। तो मतलब अगर आप अपना बताएं कि क्या आपने कैसे शुरू किया, आपकी क्या इंस्पिरेशन थी ये शुरू करने की? अच्छा, फॉर मी आई स्टार्टेड बैक इन 2011 और सच्ची बात है दिल नहीं था उस वक्त काम करने का। वो एक सर पे पड़ी थी कि मेरे फादर का बिजनेस था, ही लॉस्ट हिज बिजनेस टू हिज पार्टनर्स, कोर्ट कचहरी खेलते रहे। तो हमने बोला कुछ तो करना है, घर तो नहीं बैठ सकते। मैं उस टाइम अपने बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो फिर मैंने बोला चलो कुछ करते हैं। वी स्टार्ट विद फ़ोन्स, क्योंकि फ़ोन्स वॉज समथिंग जो हमें अच्छा लगता था, समझ आता था। तो उसका रीज़न ये था कि मेरे फादर पाकिस्तान के पहले आदमी जिन्होंने मोबाइल फ़ोन का काम किया। सही है, तो ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन द कंट्री जिन्होंने मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान को, ऐसा होता है। तो मेरी पैदाइश से पहले से वो यही काम करते हैं। एंड ही वॉज रनिंग, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही स्टार्टेड वेरी वेरी स्मॉल, आहिस्ता आहिस्ता करते करते अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, एक दुकान खोली, फिर दूसरी खोली। 2000 में उन्होंने एक कंपनी लॉन्च की, उसका नाम था यूनाइटेड मोबाइल्स, जो कि पाकिस्तान का और फिर इसके बाद जाके मीना का सबसे बड़ा मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर था। तो ही वॉज रनिंग दैट कंपनी एज अ फाउंडर चेयरमैन। ही लॉस्ट हिज कंपनी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ़ोन समझ आते थे तो मैंने कहा चलो फ़ोन बेचते हैं। फ़ोन बेचना शुरू किए तो होल सेल वगैरह स्टार्ट की, रिटेल स्टार्ट की, बट वो उस तरह क्रैक नहीं कर रहे थे। मतलब उस तरह दिल पे नहीं लग रहा था, सच्ची बात है कि यार हम हमारे लिए काम बनाएं। तो वी स्टार्ट विद ई कॉमर्स। मैंने बोला चलो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाते हैं, क्योंकि हम सेलर्स भी थे उस टाइम पे, सेलर बने हुए थे बहुत सारे ई कॉमर्स ब्रांड्स के। तो हमने बोला यार हम ये ज़्यादा शायद ट्राई कर सकते हैं, मुझे लगता है ऐसे कि हम मुझसे बेहतर कर लेंगे। तो वी स्टार्टेड टेलीमार्ट। मैंने टेलीमार्ट स्टार्ट की, माशाल्लाह करते करते ई कॉमर्स में भी अच्छा नाम बना। फिर वी स्टेप्ड इनटू रिटेल। अब जब रिटेल में घुसे, जाहिर सी बात है, तो वो उसका रीज़न ये था कि हमें पता चल गया कि ई कॉमर्स ग्रो करने में बहुत टाइम लगेगा। पाकिस्तान जिस स्लो पेस पे मूव कर रहा है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ के लिए प्री रेक्विजिट है। प्री रेक्विजिट मीट ही नहीं हो पा रहे थे कि ई कॉमर्स तक लोग आते। तो हमने बोला अब रिटेल करेंगे। फिर रिटेल में जब घुसे तो माशाल्लाह रिटेल में चीज़ें दिखना शुरू हुई, समझना शुरू हुई। फिर फ्रेंचाइजिंग की, पहली टेक रिटेल कंपनी बनाई। आज माशाल्लाह उसके 40 स्टोर्स हैं 27 शहरों में टेलीमार्ट के। एंड इसके बाद माशाल्लाह ओवर द टाइम, जैसे आपने बोला, ओवर द टाइम अल्लाह ने बड़ी जो है वो इज़्ज़त दी। मैं दुनिया का दूसरा ऐसा शख्स हूँ जिसके पास 14 ग्लोबल अवार्ड है। एंड इफ़ आई विन अ ग्लोबल अवार्ड इन दिस ईयर तो आई विल बी द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड जिसके पास इतना ग्लोबल अवार्ड है। एंड आई वॉज फीचर्ड इन फोर्ब्स 30 अंडर 30। आई हैव जज अराउंड 34 ग्लोबल अवार्ड्स एज अ जज, जिसमें मैंने दुनिया के हर बड़े ब्रांड को जज किया है। रिसेंटली स्टार्टअप वर्ल्ड कप होता है सिलिकॉन वैली में हर साल,
जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप कंपटीशन होता है। तो उसका मैं ग्लोबल मेंटोर था, तो आई वाज मेंटोरिंग सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड। तो ग्लोबल जो एंगल मुझे मिला, अल्लाह का शुक्र है, उससे बहुत ज़्यादा माइलेज मिली, वही चीज़ समझना सोचना शुरू किया, और अल्लाह का करते करते आज आपके सामने बैठे हुए हैं ये सारी चीज़ें करके। ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि जो आपने टेलीमार्ट शुरू की, अब इससे मतलब एक अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने से, और फिर ये कि आप आर वेंचर्स में अब लोगों के बिजनेसेस जो हैं उनको भी आप उनके आइडियाज़ को एवेलुएट करते हो, आपके स्टार्टअप्स को जज करते हम्म। हो, तो ये सारी जो लर्निंग हम्म। कर्व है, मतलब ये कैसे आपने हासिल किया? अच्छा देखिए, मेरी एक आदत है जो कि मुझे अच्छी लगती है बड़ी, और मेरे लिए हमेशा वर्कआउट किया, सबके लिए करती है, वो है पढ़ना। मैं बहुत पढ़ता हूँ चीज़ें। मैं फजूल चीज़ नहीं पढ़ सकता, ये मेरा एक प्रॉब्लम है। अब जैसे हमें जो किताबें पढ़ाई जाती हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में या इवन कॉलेजेस में, उनमें से तकरीबन चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं आज दुनिया में। सही है, मतलब मैं जामशोर टेक्स्ट बुक बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, सिंध बोर्ड का। सही है, जहाँ पे मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, अफसाने पढ़ाए हैं हमें लिटरली, जिसका कोई सेंस नहीं बनाता हमें। तो मैंने कोशिश ये करता था मैं वो चीज़ पढूँ जो रेलिवेंट है, दुनिया पर कर रही है। मैंने केस स्टडीज़ बहुत पढ़ी, मैं हार्वर्ड की नहीं पढ़ता केस स्टडीज़, मैंने वीडियो बेस्ड केस स्टडीज़ निकाली जो इंगेजिंग थी। मैंने इतना पढ़ना शुरू किया, मैंने इतनी चीज़ें लर्न करना शुरू करी। आज भी एक महफिल में आपके से पहले बैठा हुआ था मैं, तो मैंने उनको पूरे पूरे नंबर्स बताए इंडस्ट्रियों के, इस इंडस्ट्री में ये चलता है, यूँ होता है, वो होता है। उसका रीज़न क्या है कि मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ। और जब आप बैठ के पढ़ते हैं तो ये एग्जैक्टली ना दुनिया में क्या हो रहा है, आपको ये पता है वेस्ट वर्ल्ड में ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, दुबई में ये हो रहा है, अब सऊदी में ये हो रहा है, बड़ी एक ल्यूक्रेटिव मार्केट है सऊदी। तो हमें पता होता है अगले इतने साल बाद ये चीज़ पाकिस्तान में होने वाली है, तो हम उसके लिए पहले से रेडी हो जाते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो हमेशा का बेनिफिट मुझे मिला वो यही था कि मैं पहले से उस चीज़ के लिए रेडी होता था जो होने वाली है। और जब मैं जाहिर सी बात है ये चीज़ लर्न कर गया तो मुझे पता था। प्लस रनिंग अ मार्केट प्लेस, पूरी दुनिया में जितने लोग मार्केट प्लेसेस चलाते हैं वो थोड़े से ज़्यादा रफ एंड टफ हो जाते हैं लोग। उसका रीज़न ये होता है वो हर कैटेगरी बेच रहे होते हैं। अब टेलीमार्ट हर कैटेगरी बेच रहा है, फैशन भी बेच रहा है, टेक भी बेच रहा है, फार्मेसी भी बेच रहा है। तो भाई एग्जैक्टली नो किस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उनके मार्जिन किस तरह होते हैं, उनकी सप्लाई चेन किस तरह होती है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरह मार्जिन इन्हांस हो सकते हैं, कंटेंट किस तरह का बनाएंगे तो बिकेगा, कंटेंट नहीं बनाएंगे तो बिकेगा, प्राइसिंग किस तरह होती है। तो व्हेन यू एग्जैक्टली नो अबाउट एवरी इंडस्ट्री इन द कंट्री ना, तो आपको पता होता है, आप बोलते हैं यार मैं क्रैक कर लूँगा। दैट वॉज द टाइम जब मुझे लगा कि यार मैंने 12 साल दिए कंपनी को, ज़ाहिर है कंपनी बनाई है, और अल्लाह का करना ऐसे कि वजह शोहरत भी मेरी हुई कंपनी है, वो चीज़ चल गई। तो फिर मैंने बोला यार एक राइट टाइम है कि मैं इस कंपनी से सिर्फ एज अ CEO हट जाता हूँ। ज़ाहिर है मेरी इक्विटी इंटैक्ट है, लेकिन मैं बोला एज CEO हट जाता हूँ। मेरा छोटा भाई मुझे लगा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वो संभाल सकता है चीज़ें, तो हमने बोला यार अब ये देखे। मैं दूसरी साइड पे आया जहाँ मुझे लगा कि जो मेरा एक्सपोजर है, और उस एक्सपोजर से मैं उस टाइम भी बहुत सारे ब्रांड्स को फ़ायदा दे रहा था ग्लोबल लेवल पे। उसमें बहुत सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज है जिनको मैंने एडवाइस किया हुआ है। तो मुझे पता था कि यार मैं जो सबको फ़ायदा दे रहा हूँ क्यों ना पाकिस्तानी ब्रांड्स को दें, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के पास आइडियाज़ ज़रूर हैं लेकिन वो एग्जीक्यूशन में मर जाते हैं, वो माइंडसेट में मर जाते हैं। तो मैंने बोला यार चलो मैं ये वाली साइड को एक्सप्लोर करूँ, और मेरी जो चीज़ें हैं जो आज तक मैंने सीखा है और जो मेरा नेटवर्क है जो आज तक मैं कर रहा हूँ, तो वाई नॉट मैं उसको लेवरेज करके पाकिस्तान के कुछ अच्छे ब्रांड्स बिल्ड करें। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो पेपर पे बड़े अच्छे लगते हैं, बल्कि उनके प्लान्स भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन मतलब वो मतलब जब वो मतलब जाते हैं लोगों के पास तो वो शायद उस तरह नहीं। तो आप भी देखते हो मुख्तलिफ आइडियाज़, तो कोई ऐसे आइडियाज़ आपने देखे हों जो आपको लगे कि वाह यार पे मतलब बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, बट वो प्रैक्टिकली फेल हो जाए? अच्छा प्रॉब्लम पता है क्या है? देखिए मेन चीज़ बिजनेस में हमारे यहाँ गलत पढ़ा दिया जाता है। हमारे यहाँ लोगों को लगता है बिजनेस इज़ मोर ऑफ आइडिएशन। आइडिया आपका अच्छा होगा तो आप तो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। आप क्या पंजाब में कहते हैं अन्नी पा देंगे हम, सही है। तो ऐसा नहीं होता कि आपके पास आइडिया है तो आप गेम चेंज कर देंगे। आइडिया कुछ भी नहीं होता, लिटरली आज की दुनिया में आइडिया कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, आप पाकिस्तान में बैठे हैं जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सही है, आप उसको सेकंड कहें फर्स्ट कहें, वो आपका दिल की तसल्ली है। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हैं, आप दुनिया से पीछे हैं। यू नीड टू रियलाइज दिस। जब आप दुनिया से पीछे होते हैं इसका मतलब आपके पास जो भी आइडिया आ रहा है ना वो दुनिया में कहीं ना कहीं हो रहा होगा, सही है। तो आइडिया तो आपका अब कमाल था ही नहीं। आप कुछ हम्म। ऐसी चीज़ नहीं ला सकते, आप बोलेंगे मैं चोकोर जो है ना वो टायर लॉन्च करूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक चीज़ लॉन्च हो गई, ये टायर है, आप उसी को यूज़ करते हुए कोई चीज़ बनाएंगे। तो मेरा हमेशा ये होता है, मैं कहता हूँ जब आइडियाज़ आपके पास अवेलेबल है, आप अपना तो चांद से लेके नहीं आ रहे आइडिया, तो इसका मतलब ये है कि गेम तो पूरी है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन जो है ना ये एक आर्ट है। इसके बाद जैसे हाइपर ग्रोथ है वो एक आर्ट है संभालना। हमारे मुल्क में लोग एग्जीक्यूशन की तरफ फोकस नहीं करते, वो सिर्फ आइडिया की तरफ फोकस करते हैं कि मेरा आइडिया है। भाई एग्जीक्यूशन अगर सही नहीं होगी, आप आइडिया को लेकर घर पे ही बैठे रहेंगे फिर।
और हो ये रहा है, लोग अभी भी फेलियर का रेट हमारा पास मुल्क में ज़्यादा इसीलिए कि लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हमारे सामने आते हैं, हम कहते हैं आइडिया अच्छा है, लेकिन ये जो बंदा आइडिया लेके आया ना, इसका काम ही नहीं है उसको संभालना। कितने लोग होते हैं जो संभालने वाले होते हैं, लेकिन वो आइडिया इतना फजूल किस्म का लेके आ रहे होते हैं। जैसे एक बंदे ने अभी मुझे रिसेंटली पिच किया, ही वाज लाइक, भाई हम जो है ना बच्चों की करियर काउंसलिंग करेंगे। तो ये मैं वो एक्स इदारे के थे, बोला मैं बहुत बड़े इदारे में जो है ना, वो चैरिटेबल इदारा था, बोला उसमें मैं जो है बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ। एंड आई वाज लाइक, उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन दी, सारी चीज़ें। मैंने बोला यार आप ये मुझे बताएं आप क्या करते हैं। तो उसने बोला मैं तो यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो मैंने बोला बच्चा आपसे करियर काउंसलिंग क्यों लेगा, वो मुझसे लेगा ना। तो कह रहे हाँ लेकिन मैंने बोला आपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा होगा तो आपसे करियर काउंसलिंग लेगा भाई। आप ये सोचें कि आप किस, मतलब आपने सोचा है सही, अच्छी बात है, बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, मेरे वहाँ से पैसे बन सकते हैं। लेकिन मैंने बोला अगला स्टेप ये होना चाहिए आपका कि आप बोले यार मैं उन लोगों को अपने साथ मिलाता हूँ जिन्होंने वाकई ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है। नाउ दिस मेक सेंस। आइडियाज़ कितनी दफ़ा रॉ लेवल पे उनको बहुत अच्छा लग रहा था उनका आइडिया। एक थे, उन्होंने बोला मैं ऑर्गेनिक सीड्स हैं मेरे पास बलूचिस्तान के, हम ऑर्गेनिक उगाएंगे फिर उसी से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मैंने तो उनको मजाक किया, मैंने बोला यार ऐसा लग रहा है कि मैं जो है ना मुर्गियाँ लगाऊंगा, फिर अंडे होंगे, अंडे भी मेरे होंगे, ब्रेड की भी फैक्ट्री। बोला अंदाज अपना अपना लग रहा है, हमारा बजाज एंड में डाल दें आप, क्योंकि आपने पूरी स्टोरी तो वही सुनाई है, मैं सब कर लूँगा। मतलब ये चीज़ डूएबल ही नहीं है, मतलब आपका जो सीड है। अब मैंने उनको जब बेसिक लेवल पे तोड़ना शुरू किया ना उनकी चीज़ों को, तो वो लाइक ओ अच्छा बिजनेस तो नहीं बनता ये, आप चीज़ें महंगी हैं, आपकी चीज़ महंगी है, वैसे किसान आपको लेने को तैयार नहीं है। अभी रिसेंटली एक बंदे ने बोला मैं ह्यूमन हेयर से फर्टिलाइज़र बनाऊंगा, सही है। और मैंने बोला अगर तुम ये क्रैक कर गए ना, आई विल मेक श्योर कि मैं तुम्हें पाकिस्तान का हीरो बना दूँ, सही, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, बुक्स में तो सही लेकिन है, ठीक है। तो उसके बाद वो बना के ले आया, उसके प्राइस पॉइंट्स भी नीचे। अब सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है, कि जब आप वो मार्केट में लेके जाते हैं ना, तो उसकी कंपटीशन पे जो कंपनी है जो फर्टिलाइज़र दे रही है उसको वो कॉम्पीट नहीं कर सकता बच्चा। और उसने पता है क्या बोला, कह रही है आइडिया आज मैं दफन कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं जिनसे कॉम्पीट करने जा रहा हूँ उनसे तो मैं कॉम्पीट ही नहीं कर सकता। अब आप ये सोचें कि आइडिया अच्छा, प्रोडक्ट अच्छी, प्राइस अच्छी, लेकिन मार्केट कंपटीशन और मार्केट डायनामिक्स ऐसे थे कि वो चीज़ सेंसिबल नहीं थी। तो एक होता है ना प्रोडक्ट मार्केट फिट वहाँ पे मिस आउट हो गया उससे, कि प्रोडक्ट जो है ना, और एक्सेप्टेंस उसको 4 जगहों पे मैंने भेजा, बोला जाओ तुमने प्रोडक्ट बना ली, अब 4 जगहों पे जाओ, देखो ये एक्सेप्ट करते हैं लोग, नहीं करते। लोगों ने मुंह पे मना कर दिया हमें नहीं चाहिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है, चाइना में हो रही है, इंडिया में हो रहा है। वो जो आपकी चिकन होती है उसके फाइबर से भी चाइना में तो बन रहा है फर्टिलाइज़र, सही। तो प्रोडक्ट चीज़ें बहुत बात की चीज़ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो सारी चीज़ें मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई इन्वेस्ट इन सम कंपनी, मैं सिर्फ उस फाउंडर पे बैठ ले रहूँगा कि मुझे पता है ये कर लेगा, इसको पैसे देंगे ये आदमी कर सकता है, कोई भी आइडिया होगा ना उसको एग्जीक्यूट ये कर सकता है। तो जिसकी वजह से जाहिर सी बात है मैनेजर को तनख्वाह इसलिए ज़्यादा देते हैं, सी लेवल एग्जीक्यूटिव इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास वो हुनर है लोगों को मैनेज करने का, काम करने का नहीं। क्योंकि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं आप अच्छे मैनेजर बन सकें, तो अच्छे मैनेजर को पैसे ज़्यादा मिलते हैं। वही चीज़ एंटरप्रेन्योर्स में होती है। अगर एंटरप्रेन्योर्स अच्छे मैनेजर है, अच्छे एग्जीक्यूशनर है, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और किसी भी आइडिया को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अच्छा, ये जो बिजनेस आइडिया को वैल्यूएट करने के लिए जो सबसे मेजर एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चीज़ है वो क्या है? अच्छा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विजन क्या है आपका, सही है। कि आप बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं एज अ ब्रांड। यहाँ पे 99% ऑफ द फाउंडर्स फेल हो जाते हैं। मेरे केस में मैं जब पूछता हूँ ना आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, एक ब्लैंक रिएक्शन देते हैं मुझे, क्योंकि वो उनके एंड में बाद में होता है, मतलब उनका रिबर्टल ये होता है बड़ी कंपनी बनाएंगे, ज़्यादा सेल्स होंगी, पैसे बनेंगे। मैंने बोला यार ये कोई विजन नहीं है, सही, आपके पास विजन ही नहीं है। सिर्फ ये किताबों में जो आपने देखा होता है या पीपीटीज में विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, आपको बनाने चाहिए। तो विजन पहली चीज़ तो उनका क्लियर नहीं होता। इसके बाद उनके आइडियाज़ बहुत रॉ होते हैं, वो रिफाइन नहीं होते। प्लस उन्होंने गलत चीज़ पढ़ी है जो हम सब ने पढ़ी है, वो है बिजनेस रिस्क टेकिंग। बिजनेस रिस्क टेकिंग नहीं होता, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग होता है। चौथी चीज़, वो रिसर्च नहीं कर रहे होते, तो उनको मार्केट डायनामिक्स नहीं पता होते, उनको अपना कस्टमर नहीं पता होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपना कस्टमर पता होना चाहिए, सही। अब जो STP है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, सही है, बुक्स में है, रियलिटी में भी है। तो आपने वो अगर कंफर्म ही नहीं है कि भाई मुझे किसको टारगेट करना है, तो ना आपको ये पता होगा मुझे पता है मुझे X बंदे को टारगेट करना है, इस तरह की कम्युनिटी को टारगेट करना है, मैं उसी तरह का प्रोडक्ट रखूंगा, उसी तरह की पैकेजिंग रखूंगा, उसी तरह की प्राइसिंग रखूंगा, सर्विस भी दे रहा हूँ तो सारी चीज़ें उसके हिसाब से होंगी।
लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता, अक्सर लोगों को अपना ब्रांड कहीं नहीं पता, वो ये बोल रहे थे सबके लिए ब्रांड है, सबके लिए कोई ब्रांड नहीं होता। आपको पता है मैगी भी कहता है मैं सबके लिए नहीं हूँ, इंडिया में ना मैगी, बिल्कुल। वो ये कहते ही नहीं मैं सबके लिए हूँ, वो कहता है मैं तो वो मॉम्स के लिए हूँ जो जल्दी जल्दी खाना बना के देना चाहते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके, वो उससे भी टारगेट ऑडियंस, वैसे खा सब रहे हैं। तो आपने टारगेट ऑडियंस तो डिफाइन करनी है। जब टारगेट ऑडियंस नहीं है तो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिलेगा आपको डी एंड पे। सही है, आपके पास गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी नहीं है, आप जब लैंडस्केप पढ़ के नहीं बैठे तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि भाई जिस, अब आपको पता है ना हो कि मैं जिस पानी में कूदने जा रहा हूँ नीचे शार्क घूम रही हैं, तो आप उस पानी में नहीं कूदेंगे ना। आप बोलेंगे जिस पानी में डॉल्फिन है ना वहाँ तो मैं कूद जाऊँगा, क्योंकि वहाँ मेरा सर्वाइवल है। तो आपने वो मार्केट ढूंढनी जहाँ सर्वाइवल हो। प्लस आपको जब बिजनेस के डायनामिक्स नहीं पता, अपनी पूरी इंडस्ट्री के डायनामिक्स, नॉर्मली आई ऑलवेज से कि जब आपको कोई बिजनेस करना हो तो पहले उसके डायनामिक्स को या तो स्टडी कर लें या किसी एक जगह नौकरी कर लें, ऐसी कंपनी में जिसको आप कम्पीट करने लगें कल को, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा रूट लेवल पे चीज़ें किस तरह होती हैं। जब आपको पता नहीं होगा तो आप बस, आपको पता ही नहीं है भाई एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में आपको नहीं पता राइट जाना है लेफ्ट जाना है और आप चले जा रहे हैं, तो हो सकता है आपका गलत डायरेक्शन हो, तो आप बेवकूफ़ी और ज़्यादा करते आ रहे हैं और ज़्यादा इंटेंस होते जाएगा आपकी वो जर्नी। सेम ये चीज़ बिजनेस में होती है कि जहाँ पे आपके पास एक ब्लॉकेज है, आपको पता ही कुछ नहीं है, आप बस टकरे मार रहे होते हैं और आप आज की दुनिया में जी रहे हैं, प्रेजेंट में। बिजनेस ओनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पास्ट वो आग लगा देता है, प्रेजेंट में काम करने के लिए उसने लोग रखे होते हैं, उसका सिर्फ एक काम होता है वो फ्यूचर कैलकुलेट करना और बनाना होता है, सिर्फ एक काम कि फ्यूचर स्ट्रैटेजाइज करना है, मुझे लॉक करना है, मेरा फ्यूचर इस तरह कंपनी का दिखना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहा, जो कि पाकिस्तान में 99% फाउंडर नहीं कर रहा, तो फिर वही होगा कि कंपनी बंद खुलती है और बंद होती है, खुलती है और बंद होती है, और वो बच्चा अपने मुंह पे एक टैग लेके घूमता है कि मैं फेलियर हूँ, जबकि वो नहीं था, उससे बेवकूफ़ियाँ की हैं जिसकी वजह से वो फेल हुआ था। और वो मुझे दिख रहा होता है कुछ लोग जो फेल हुए हैं, अब मैं दिख रहा होता है कि ये अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से फेल हुआ है, ये बंदा बहुत शातिर है और ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, और वो बेचारा आज नौकरी कर रहा होगा कहीं, कि उसके जो दिमाग में और दिल में डर बैठ गया ना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे काम नहीं है, मेरे उसका काम था, उसने गलत कैलकुलेट कर ली थी चीज़ें। तो आई गेस इस तरह की चीज़ें अगर बिजनेस ओनर प्लान करना शुरू करता है, खासकर मार्केट डायनामिक्स। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कस्टमर सेंटिमेंट, मैं कस्टमर को कैलकुलेट करूंगा, मेरा कस्टमर कौन है, क्या करता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका परचेज पैटर्न क्या है, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है। अगर मैं ये इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करके बैठ गया हूँ तो इसके बाद तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि मुझे पता है कि वो वहाँ पे मैं इसको वो चीज़ दिखाऊंगा तो वहाँ पे खरीद लेगा, इस तरह के सेलिब्रिटी को यूज़ करूँगा तो वो चीज़ खरीद लेगा, मेरी वेबसाइट में इस तरह के एलिमेंट होंगे वो खरीद लेगा, उसका एक सेंसिटिव पॉइंट है ये एक्स चीज़ है, मुझे टच नहीं करना। तो इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करते हो। पाकिस्तान में बिजनेस करने की आसान चीज़ यही है कि अब मुझे कोई बोले कि यार इंटरनेशनल ब्रांड लॉन्च करना है तो मेरे लिए पेनफुल हो सकता है क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को नहीं समझता, लेकिन मैंने 34 साल इस धरती पे गुजारे हैं तो मैं यहाँ के लोगों को समझता हूँ। यही चीज़ आप अंडरस्टैंड करते हैं, इस तरह की छोटी 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 चीज़ें, और ये सब आपस में डी एंड पे कॉम्प्लीमेंट करती हैं और एक बिजनेस बन जाता है आपके लिए। अच्छा ये बताएं कि मतलब फाउंडर और बिजनेस प्लान में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप बिल्कुल अपना टाइम और पैसा जो है ना उसमें बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करेंगे? अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, अक्सर जो चीज़ें आ रही होती हैं मेरे पास, कितनी दफ़ा आइडियाज़ आ रहे होते हैं मुझसे के लोग आ रहे होते हैं आइडिया लेके, मैं कहता हूँ ये आइडिया एग्जिस्ट करता है क्या? सही, वो कहते हैं नहीं करता। कितनी दफ़ा होता है नहीं करता। जब नहीं कर रहा होता ना आइडिया, तो आप ये समझिएगा, मैं उनको कहता हूँ देखिए जब कोई चीज़ नहीं हो रही आपके दिमाग में आई तो उसके 2-3 सिनारियोज बनते हैं। वन इज़ किसी अल्लाह के बंदे ने आज तक सोचा ही नहीं कि ये भी हो सकता है, जो कि मैंने बोला ना तुम मानोगे ना मैं मानता हूँ, कैसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ही डायरेक्ट जो है ना अल्लाह ने उतारा तुम्हारे तुम्हें कि तुम्हें ही आ गया, बाकी पूरी दुनिया में 7-8 अरब लोगों को ख्याल नहीं आया इस चीज़ का। और मेरा दूसरा रीज़न होता है उसके मार्केट में एग्जिस्ट ना करने का कि शायद ये चीज़ सेंसिबल ही नहीं थी, इसकी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में, इसकी वजह से वो नहीं हो रहा। तो मतलब ये नॉर्मली दूसरा वाला सिनेरियो होता है। मतलब अगर तीसरा भी एक सिनेरियो होता है कि मार्केट डायनामिक्स इतने अजीब से हैं कि लोग घबराते हैं इधर आने के लिए, तो मतलब अब तुमने ये ढूंढना है कि भाई तीनों में से कौन से सिनेरियो पे, पहला तो उड़ा दो, ये तो हो नहीं सकता। उन दोनों में से क्या है, या तो लोग डर रहे हैं इंडस्ट्री में कूदने से और वो सोच रहे हैं कोई एक आ जाए जो फर्स्ट मूवर ले ताकि चमाटे सारी उसको पड़े। सही है, जो कि हुआ आपके साथ, मुल्क में बहुत सारे बिजनेस के साथ हुआ है, फर्स्ट मूवर मिला, उनको माइलेज भी मिली, लेकिन एंड में वो बंद करके चले गए कंपनियां, और दूसरों के लिए इतनी बड़ी मार्केट सेट कर दी उन्होंने कि दूसरे आगे बैठ के खा रहे हैं। सही है, और वो चले गए मुल्क छोड़ के। तो ये चीज़ों पर अगर मैं एनालाइज कर लेता हूँ ना किसी को, तो उसके बाद मुझे पता होता है कि यार मुझे इस पे घुसना है या नहीं घुसना, और सामने वाले को भी मैं ये मशवरा दूंगा कि भाई ये करना और ये ना करना, क्योंकि अगर मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती प्रोडक्ट बेचेंगे किसको?
सही, कुछ लोगों ने इस तरह की चीज़ें ट्राई की हैं बिजनेसेस, जो उन्होंने बोला यार वहाँ यूएस में चलता होगा, पाकिस्तान में नहीं चल सकता, क्यों? पाकिस्तान के डायनामिक्स अलग है। तो आपने हर चीज़ को देखते हुए अगर ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पता चल जाता है इसमें पैसे डालने हैं या वक्त डालना है या नहीं डालना। अच्छा ये बताएं कि कोई बिजनेस मॉडल जो हैं ऐसे जो कि आपको लगता है कि ये तो ज़रूर वर्क करते हैं, और ऐसे बिजनेस मॉडल जो आपको लगता है कि नहीं ये तो जितना मर्जी अच्छा आइडिया हो जो कुछ मर्जी हो ये तो नहीं काम करते। अच्छा, हमारे यहाँ लोग जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स डोमेन में खासकर लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट उनका होता है कि जहाँ पे वो दुनिया से प्रोडक्ट अक्वायर करते हैं, इधर उधर से मार्केटों से उठाया। आपके यहाँ लाहौर में शाह आलम मार्केट है, कराची में भी गुल प्लाजा था जो बेचारा जल गया। सही, तो इस तरह की मार्केट से आप जो है वो सोर्स करते हैं चीज़ें और आप अपनी वेबसाइट पे बेचना शुरू करते हैं। इनिशियल स्टेप पे यस ओके है ये चीज़। सेकेंड स्टेप आपका फॉरन होना चाहिए था कि आप बोले मैं अपने नाम से ब्रांड बना लूँ। सही, तरीका यही है कि आप अपने नाम से कोई चीज़ बनाएं। बहुत सारी कैटेगरीज आज भी ओपन हैं। मेरा कैटेगरी कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, बहुत आसान, हर कोई कर सकता ही है। ठीक है, मैंने उसमें साइंस नहीं रखी। साइंस मैंने क्या बनाया प्लान, अगर कोई कैटेगरी मैं सोचता हूँ और मेरे दिमाग में 2-3 ब्रांड हिट नहीं करता, इसका मतलब वहाँ पे जगह खाली है। सही, जैसे आपने पॉकेट स्क्वायर लगाया है, आप सोचेंगे पॉकेट स्क्वायर, आप बोलेंगे यहाँ कोई स्पेसिफिक ब्रांड है, आप बोलेंगे नहीं मैं बना सकता हूँ। बेल्ट बहुत सारे हज़ारों ब्रांड बेच रहे, ठीक है, बेल्ट का कोई स्पेसिफिक ब्रांड है नहीं। ठीक है, टाई का कोई स्पेसिफिक ब्रांड है पाकिस्तान में नहीं। चश्मों का कोई ब्रांड है पाकिस्तान में नहीं। हमने हर शॉक्स का कोई ब्रांड है पाकिस्तान में नहीं। हम नेसेसिटीज छोड़ के हम बाकी सारी चीज़ें बना रहे हैं। इंडिया में बराबर में लेंसकार्ट 4-6 बिलियन डॉलर कंपनी हो गया है। पाकिस्तान में आज तक किसी ने ये सोचा है कि आधा पाकिस्तान माशाल्लाह 12-13 करोड़ बंदा चश्मा लगा के घूम रहा है और बाकी के नंबर हैं वो लगा के नहीं घूम रहा। तो मैं कितनी बड़ी मार्केट है जिसको टैप कर सकता हूँ, लेकिन हमने वहाँ उस तरह सोचा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, गैप्स एग्जिस्ट करते हैं। आपका काम होता है कि आप उसको रीड किस तरह करते हैं। और मेन गेम एंटरप्रेन्योर का होता ये है, वो मार्केट में गैप एनालाइज करे और एक पेनिट्रेशन स्पेस ढूंढे। ज़रूरी नहीं था गैप बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ी है, उसका आप सर्टेन चंक भी, आप गूगल पे एसईओ करते हैं तो आप उसके टोटल सर्चेस देखते हो और आप कहते हैं मैं इसमें कहीं भी कुछ भी कर लूँ, 1-2%, 5% में ट्रैफिक आया तो मैं पता ट्रैफिक आ जाएगा। तो आपने यही चीज़ बिजनेस में करनी होती है कि आप बोलते हैं यार मैं छोटा सा चंक भी ले लूँ ना इस पाई साइज का, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जितनी बड़ी मार्केट होती है, लोगों को लगता है, अब जैसे लोग डरते हैं मार्केट प्लेसेस बनाने में या फूड डिलीवरी बिजनेस बनाने में कि यार बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं। इसका मतलब बड़े प्लेयर का मतलब ये नहीं होता छोटा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अल्लाह ने जब पानी समंदर में शार्क डाली है, इसका मतलब ये नहीं छोटी मछलियाँ भी हैं। और खूबसूरती यही होती है कि हर बंदा काम कर रहा है और हर बंदा कमा रहा है। तो आप अपनी एक एग्जिस्टेंस ढूंढते हैं, आप पेनिट्रेशन स्पेस ढूंढते हैं। पर पेनिट्रेशन स्पेस ढूंढना ज़रूरी है कि इनिशियल आई बॉल्स मुझे कहाँ से मिलेंगे कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ कि मैं घुस जाऊँ इंडस्ट्री में, लोग मुझे देखना शुरू करें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, जिस टाइम से आप गुजर रहे हैं, आपकी एग्जीक्यूशन, वो चीज़ें डिफाइन करती हैं कि आप मार्केट में कितना टाइम रहेंगे। अच्छा ये बताएं कि मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्पोर्टेंट है या ट्रेंडी होना इम्पोर्टेंट? अच्छा देखिए, अब पहले हम सारे लोग यही कहते थे कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बिजनेस था, कि आप बिजनेस में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो चीज़। कितनी दफ़ा अब प्रॉब्लम ज़बरदस्ती बना लिया जाता है उस कोटेशन को राइट करने के लिए। जैसे अब फॉर एग्जांपल एलवी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, गुची क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, प्राडा अरमानी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो कहा जाता है कि नहीं प्रॉब्लम है, लोग अच्छा दिखना चाहते हैं। सही है, तो ज़बरदस्ती प्रॉब्लम बिल्ड करना लोग, मैं आपको ये बताऊँ पाकिस्तान में, मैं आपको एक कोर एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में सारे के सारे लोग अपनी औकात से ऊपर रहते हैं। सही है, मैंने जो चीज़ पहनी होगी, जो चीज़ रखी होगी, वो अपनी औकात से ऊपर की रखी होगी। गाड़ी होगी अपनी औकात से ऊपर की रखी होगी, फ़ोन है अपनी औकात से ऊपर का। ये पूरा माइंडसेट है हमारे पूरे पाकिस्तान में, विच मीन्स हम लोग अपर क्लास को ही टारगेट कर सकते हैं। जब आप ब्रांड बनाते हैं ना, और अपर, अब आज किसी बंदे के पास पैसे ना हो, आप उसको बोलें यार तुम्हारे पैसे आए क्या लेना चाहोगे, उसके दिमाग में वो 4 चीज़ें पहले से होंगी। क्योंकि वो उन ब्रांड से एडमायर होता है। लोग कहते हैं पैसे जमा करके नाइकी लेना है, किसी ज़्यादा पैसे जमा करके एलवी का जूता लेना है एक दफ़ा। सही है, तो हम अपने ऊपर वाले को, तो होता ही है जब आप ब्रांड या कोई ऐसी चीज़ बिल्ड करते हैं ना, तो आपको ये पता होता है मैंने पर्सोना ऊपर वाला ही बिल्ड करना है। ताकि अब एक आइडा मॉडल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आइडा है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। सही है, डिज़ायर का एलिमेंट बहुत सारे ब्रांड्स मिस आउट कर जाते हैं कि कस्टमर बोले यार मुझे चाहिए ये।
सही है। वो जो डिज़ायर है ना, वो आपने देखा होगा, ये प्रीमियम ब्रांड्स हैं, लग्जरी ब्रांड्स में उनमें होती है। क्या आप एलवी के स्टोर में बोला, आप बोले यार पैसे यहाँ ये लूंगा एक दफ़ा, वेयर इज़ यू नो कि वो जो जूता $1,500 का बिकता है ना, वो पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, लेदर का ओरिजिनल जूता जो है वो 10,000 के अंदर मिल जाएगा मुझे। बिल्कुल है। लेकिन आप एडमायर, आप कहते हैं नहीं यार मैंने लेना है वो 4.5 लाख का जूता एक दफ़ा। तो एडमिरेशन, वो जो आप जो डिज़ायर बिल्ड कर रहे हैं ना, जो आइडा मॉडल है, आइडा मॉडल भी अगर कोई इंप्लीमेंट करता है उसको पता चल जाएगा मुझे क्या करना है एग्जैक्टली। अच्छा, जो मतलब है ये कि जो फाउंडर्स जो हैं उनके लिए कंपटीशन को देखना कितना इम्पोर्टेंट है, और फिर ये कि कॉपी, मतलब हमारे यहाँ बहुत भेड़ चाल है, किसी की एक चीज़ सक्सेसफुल हुई, हर बंदा वही चीज़ जो है वो करेगा। फिर मार्केट सैचुरेशन भी है, फिर इंटरनेशनल भी कंपटीशन है, तो इसमें से कैसे इस सबको मैनेज करना है? देखिए कंपटीशन को तो देखना ज़रूरी है, सही है, जाहिर सी बात है कंपटीशन पूरे डायनामिक्स चेंज कर देगा आपकी कंपनी के, तो एक्सटर्नल जाहिर सी बात है चीज़ अफेक्ट करती है आपकी कंपनी को। हमारे मुल्क में अलग चीज़ ये है कि हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट के भी कुछ डिसीजन ऐसे हो जाते हैं कि पूरी कंपनियाँ उड़ जाती हैं, पूरी पूरी इंडस्ट्रियाँ उड़ जाती हैं, ठीक। तो देखना ज़रूरी है। मेन चीज़ होती है जैसे ब्रांड में लोग अक्सर ज़्यादा मतलब भेड़ चाल में चल रहे हैं, जैसे बीच में चला हर बंदा अमेजोन सीख रहा है, हर बंदा आजकल शॉपिफाई कर रहा है, ई कॉमर्स कर रहा है। सही, अब मेरे पास कल भी एक ब्रांड बैठा था, उसने बोला भाई मेरा इतना बड़ा काम है, लेकिन अब हर बंदे ने डायरेक्ट काम स्टार्ट कर दिया है, अपनी ऑनलाइन स्टोर्स बना दिए हैं, तो मेरा काम डिप होता जा रहा है। लेकिन मैंने उसको भी 10 मशवरे दिए कि तुम यूँ करोगे तुम बैक ऑन ट्रैक होगे। और तुम, अब होता ये देखिए, जब जब पता जब चलता है प्लेयर का भी, कब पता चलता है, ऐसा थोड़ी नेट में खेल रहा है प्लेयर अच्छा है। मेन गेम आप जब खेलते हैं, आप कहें मैं पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है लेकिन मैं क्रिकेट खेलूंगा नहीं किसी के साथ, पता जब चलेगा, जब आजकल आए हुए ना ऑस्ट्रेलिया वाले, मैं यहीं पे पीसी में ही रुके हुए मेरे साथ ही, अब वो भाई अगर ऑस्ट्रेलिया खेलने आया है, जब आपको पता लगेगा ना अच्छे प्लेयर है कि नहीं है, आपको जब पता लगेगा ना, जब उसकी कंडीशन में जाके आप खेलेंगे, एक पूरा गैप एनालिसिस बनता है। क्या आप कहते हैं, अब जो स्वॉट एनालिसिस आपने बचपन में पढ़ा होगा सही सबने, कि भाई स्वॉट एनालिसिस होता है, वो होता है इसीलिए। सही है। इसके बाद पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है, वो आपको मार्केट डायनामिक्स सीट करके दे देगा। ये किताबी चीज़ें मैं इसलिए जानबूझ के बता रहा हूँ कि लोग आजकल लोगों के दिमाग में किताब बिल्कुल कचरा पड़ा रहा है। सही है, किताबों में अच्छी चीज़ें भी निकल के आती है, जैसे लंडा में भी आप जाए ना, अच्छा माल, आपकी आंख होती है परखने वाली, तो आपकी आंख वहाँ से अच्छी चीज़ निकाल सकती है, सेम ये चीज़ होती है। मार्केट डायनामिक्स स्टडी करना ज़रूरी है, कॉम्पिटिशन को स्टडी करना ज़रूरी है, अपनी यूएसपी बनाना ज़रूरी है आपकी। और इसका मतलब ये नहीं है, लोग अक्सर इसको भी गलत वो कर जाते हैं, रीड कर जाते हैं कि यूएसपी का मतलब है कि वो चलती रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप यूएसपी बनाएंगे, कोई कॉपी करेगा, रेप्लिकेट करेगा, सही है, उसके बाद आप एक दूसरी यूएसपी की तरफ भाग रहे होंगे। अच्छी चीज़ ये होती है कि आप पूरा दिन आगे भाग रहे हो, आपका कॉम्पिटिशन आपके पीछे भाग रहा हो, कि आपने कुछ किया वो करे, कॉपी करता रहे, आप तो ट्रेंड डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास तो डोमिनेंस ही है, इसका मतलब आप वो जब तक वो यहाँ आएगा ना, आप अगली चीज़ पे आ जाए, अगले स्टेप पे। आप अपना ये ना रोके, आप बोले मैंने 10 फ्लोर पे चढ़ना है, मैं सीढ़ी चढ़ता रहूंगा, मेरे पीछे कोई 10वें फ्लोर तक चढ़ना चाहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस मेक श्योर करें कि हमारा देखें एक रिलीजियस एंगल है, हम सबके पास माशाल्लाह कि हम ये कहते हैं, जैसे बिजनेस का भी मैं कहता हूँ, ये हमारे रिलीजन में भी यही है कि अपने लिए जो पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो, हमारा तो हदीस में है ना। तो बिजनेस में भी ये चीज़ होती है, मेरा कस्टमर भी मेरा भाई है, मेरा वेंडर भी मेरा भाई है, मेरे पार्टनर्स कोरियर सब मेरे भाई हैं। तो अगर आप सबके साथ नेक नियति से काम करते हैं, आपका विजन अलाइंड है, आप स्वॉट एनालिसिस करके बैठे हैं, आपको पता है क्या चीज़ मेरे लिए थ्रेट बन सकती है, तो मैं उस थ्रेट को किसी तरह इग्नोर करूं या साइडलाइन करूं, मैं जिन अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहा हूं उन अपॉर्चुनिटीज़ को सामने लेकर, और जो मेरी वीकनेस है मैं उस पर काम करूं। अक्सर ब्रांड्स जो है ना, वो जब फ्लो में चल रहे होते हैं ना, अच्छे चल रहे होते हैं, तो वो कभी भी ये एनालाइज नहीं करते कि हमें गलतियाँ क्या हैं। ये गलती है, ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप जब अच्छा अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कभी जीत जाएगी ना, तो आप बुराइयां मिस आउट अगर कर गए तो आप मर गए, क्योंकि हर दफ़ा ये नहीं होता। सही है, जब आप हारे हैं ना तो आपको हर चीज़ बुरी लगती है, उसने कैच छोड़ा था, वो यहाँ से वो टेढ़ा निकल गया था जिसकी वजह से रन आउट हो गया, वो ये चीज़ आप कैलकुलेट करते हैं। जब फेलियर पे कैलकुलेट करते हैं ना, आपको सक्सेस पे भी करनी चाहिए। आप जैसे ही सक्सेस पे ही कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे ना, आपके लिए फेलियर आना नामुमकिन हो जाता है। और उसके बाद भी अगर आता है कभी, तो हमारा तो रिलीजियस बिलीफ है, हम ये बोलेंगे अल्लाह ने मेरे लिए इससे बेहतर चीज़ रखी होगी, तो हम तो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं एक सेकंड में वो चीज़ डाल के कि भाई ख़त्म, अल्लाह की तरफ से थी, कोई तकलीफ होगी, अल्लाह ने आजमाइश पर डाला होगा, इंशाल्लाह अल्लाह से बेहतर देगा। और अगर आपने यही सारी चीज़ें फॉलो की होती हैं, नेक नीयति से काम करता, अल्लाह ने उससे बेहतर ज़रूर प्लान किया होता है। बेशक है। अच्छा, ये बताएंगे एग्जीक्यूशन के लिए बात करें तो अब एग्जीक्यूशन के लिए पहले एक मतलब कैसे थोड़ा सा लिमिटेड चेक कर लें और फिर उसके बाद मतलब एक फुल स्केल पे जाएं, मतलब कैसे इसको मैनेज करें? ये नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन है, सही है, कि हम पहले एक दफ़ा टेस्ट कर ले मार्केट, विच मीन्स यू आर नॉट श्योर इनफ।
इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैग कर गए अपनी रिसर्च में, अपनी मार्केट इनसाइट्स में, एनालिसिस में। अगर आप, क्योंकि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं ना कि मैं मार्केट टेस्ट कर लूँ, तो वो तो काम खराब कर दिया आपने। सही है, उसका रीज़न ये है कि आप रेडी नहीं थे उसी के। आप सेमी कुक नहीं जा सकते मार्केट में। सेमी कुक में शायद लोग स्टेक खा लेते हो, बिजनेस नहीं चाहते वो। सही है, तो आपने बिजनेस के केस में आप ये कहते हैं कि अब मैं इतनी तैयारी करूँ, एक दफ़ा तैयारी करूँ, मार्केट अंडरस्टैंड करूँ, जब मैं जाऊँ तो मैं इतने फुल स्विंग में जाऊँगा कि अगला बोले किसी ने एंट्री मारी है। ये है वो प्लेयर जिसको अब मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं ज़िंदगी में, कितने ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो मुझसे घबराए। सही, वो मुझे उन्होंने बाद में आके बोला कि यार ये तुमने देखते थे हम क्या हरकतें करते थे। मैंने बोला इसीलिए तो हम करते थे ये वाली हरकतें कि आप लोग देखो हमें। सही है, वो हमसे बड़े प्लेयर्स थे हमेशा से, तो हमें पता था कि हम किसको टक्कर देने जा रहे हैं। तो होता ही आप जब फुल स्विंग में नहीं जाएंगे तो आप एक मिड साइज मीडियोकर प्लेयर बन जाएंगे। और मीडियोकर प्लेयर है या बंद हो जाता है कंपनी दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। तो गेम आपने वो करनी होती है। आप उस तरह, आप जैसे हम बहुत सारे प्लेयर्स आपने देखा होगा, क्रिकेट की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे लोगों को समझ आती है। कुछ प्लेयर होते हैं जो टेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ आते हैं 10 बॉलों पे पागलों की तरह मार रहे हैं। क्रिस गेल की आज भी इज्जत है, दूसरे प्लेयर्स की आज भी इज्जत है। पता था कि आएंगे ऐसी ऐसी जगह मारेंगे, लोगों को मजा आता है। शॉर्ट इनिंग खेल रहे हैं लेकिन इम्पैक्ट बड़ा बिल्ड कर रहे हैं। बिजनेस में भी ये चीज़ होती है, आपने इम्पैक्ट बिल्ड करना है। वो इम्पैक्ट के लिए आप पूरी तैयारी के साथ वन गो में जाएंगे कि जब एंट्री मारें तो सामने वाले बोले मजा आया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये कैसे बैलेंस करें कि एक ग्रोथ का एम्बिशन है और लेकिन ये है कि रिसोर्सेज भी कम है, तो ये कैसे इसको फिर मैनेज किया जाए? अच्छा देखिए, जो बंदा एम्बिशियस होता है ना, तो उसको पता होता है आज मेरे पास फंड्स कितने हैं, मैं कुछ भी बिल्ड कर लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे पास कोई सिर्फ आइडिया लेके आया था ना कि मैंने ये सोचा है ये मैं करूँगा, आप पैसे दो तो करूँगा। तो मतलब इसका मतलब तुम अपने आइडिया को लेके श्योर नहीं हो ना, वरना तुम आइडिया को लेके श्योर होते, कहीं ना कहीं से अपने पैसे लगाते, दोस्तों यारों से लेते, कुछ तो करते ना, व्हेन यू आर श्योर इनफ। तो ये वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग इसको वो जो है वो सही तरीके से नहीं समझ रहे हैं कि आइडियाज़, एग्जीक्यूशन, फिर आते हैं पैसे। अगर आपके पास छोटे मोटे पैसे भी, आप कुछ तो स्टार्ट कर सकते हैं ना, कुछ तो स्टार्ट। और या अगर आपके आसपास वाले भी ट्रस्ट नहीं कर रहे तो मैं क्यों ट्रस्ट करूँ आप पे भाई। तो आपने कुछ तो स्टार्ट करना है, कुछ बिल्ड करना है। जब आप श्योर होंगे ना, तो आपको पता होगा यार मैंने ये, कल भी मैंने एक फाउंडर से मुलाकात की, उनका एक ब्रांड था, ये उन्होंने बोला भाई ये कह नहीं मैं श्योर हूँ ये चलेगा। मैं उनकी श्योरिटी पर लिटरली मेरा दिल हो रहा था बैठ लेने का। और उन्होंने बोला सर इतने पैसे थे, मैंने इतने उधार लिए, ये क्या, और मैंने अब ये चीज़ बिल्ड कर दी है। और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने बोला आपने जो बिल्ड किया है ना, ये लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और ख्याली पुलाव बनाते हैं, शेख चिल्ली बने हुए सारे कि हम ये कर लेंगे कभी ज़िंदगी में, और आपने वो चीज़ करके दिखाई। अच्छा, ये बताएंगे स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या ऐसे पैटर्न्स हैं जिनसे आपको लगता है कि हाँ ये वाकई ये स्केल अप हो सकता है ये स्टार्टअप? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवर द टाइम फाउंडर्स सीखते हैं। सही है, जैसे अपने ऊपर गंदगी लेना। सही है, हमारी मार्केट बहुत ख़राब है। सही है, हमारे लोग बहुत अजीब से हैं, वो गालम गलोच भी करेंगे, वो सब करेंगे। B2C ब्रांड रन करना पाकिस्तान में इस पेनफुल, आपको गवर्नमेंट इदारे सिखाएंगे, सताएंगे, भरपूर सताएंगे। हर चीज़ में आपको नोटिस आएंगे, आपको कभी FIR काट देंगे, कस्टमर जो है कंज्यूमर कोर्ट जाके आप पे केस कर देगा। इन सारी चीज़ों को हैंडल अगर आप कर सकते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। तो जब आपने बड़ी गेम खेलनी है तो 2-3 चीज़ें करनी है। एक, अपने आप को 100% कंप्लाइंट रखिएगा एज अ कंपनी। कोई लूप होल ना छोड़िएगा कि कोई परेशान कर सके आपको। फिर भी करेगा ना, तो अब आप चौड़े में जाके लड़ेंगे। आपको पता होगा मैंने गलती कोई नहीं की, मेरा कुछ कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि मैं बाय द बुक्स काम करता हूँ। मेरे भी हमेशा से फ़ायदा यही रहा कि मैं यूं काम करता हूँ। मैंने हर इदारे के हर केस देखा है और मैं हर माशाल्लाह केस जीत के निकला हूँ। उल्टा वो बोलते थे मज़ा आया तुमसे मिलके यार अहमद, ठीक, क्योंकि मैं डरा ही नहीं उनसे कभी, क्योंकि मैंने काम सीधा किया। तो पहले तो बाय द बुक्स काम करें। दूसरी चीज़, अपने दिमाग और दिल को अलाइन कर लें। सही है, दिल की नहीं सुननी होती बिजनेस में, दिमाग की सुननी होती है। दिमाग रैशनल होता है, दिल इमोशनल होता है। इमोशंस को घर पे छोड़ के आ जाना चाहिए व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं नहीं मैं किसी को निकाल नहीं सकता यार अहमद, मैं किसी को निकालूंगा उसकी रोजी रोटी लगी है। मतलब अगर वो अच्छा काम कर रहा होता तो नहीं निकालता ना, तो उसको क्या। तो मैंने बोला अल्लाह राज़िक है, तुम नहीं हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब अल्लाह राज़िक है, सही हो, तुम नहीं हो, अल्लाह उसको रोजी देगा कहीं और से इंशाल्लाह। तुम उसको दुआ दे के छोड़ो यार। मेरे पास से कोई छोड़ के जाता है, मैं किसी को कभी निकाला भी है तो मैं कहता हूँ अल्लाह आपको हमसे अच्छा बॉस दे, हमें आपसे अच्छा एम्प्लॉय दे यार। सही, क्योंकि लोगों को निकालना है। ये जो डाउन साइजिंग है, डाउन साइजिंग गलत वर्ड है, ये राइट साइजिंग है वर्ड। कि जब आप लोगों को निकालते हैं ना, जब आपका बिजनेस क्रंच में आता है ना, तो आप सोचते हैं अरे मैंने पता नहीं किस किस को हायर करके बिठा लिए। फिर जो आप करते हैं वो राइट साइजिंग है। तो आप इमोशनल अगर हो गए तो आप तो बंदा नहीं निकाल सकते,
फिर आप कंपनी बंद करेंगे, ताला लगाएंगे। कंपनी का सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ज़बरदस्ती आपने लोग रखे हुए हैं और वो परफॉर्म नहीं कर रहे और आप उनको ना निकालें। अगर आपकी ये इमोशनल अलाइनमेंट जो मैंने आपको बोला ये सही है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट हार्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग एट योर माइंड, आपको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती। देखें दुनिया में हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस है, मेरी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी में अलग अलग लेवल का होगा। हो सकता है मेरा स्ट्रेस लेवल जो है वो बर्दाश्त का ज़्यादा हो, आपका बर्दाश्त का कम हो सकता है। तो आपने चीज़ों को आपकी तरफ हिट होगी। देखिए बॉक्सर कौन बड़ा होता है? वो नहीं जो ज़्यादा मुक्के मारता है, जो ज़्यादा खाता है वो बड़ा होता है। सही है। कराची के लोग इस तरह के क्यों हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने इतने मुक्के खाए हैं, वो रफ एंड टफ हो गए हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है लूट जाएगा तो क्या हो गया। वो लिटरली हमारा ये होता है तो क्या हो गया। तो यही चीज़ फाउंडर के लिए चाहिए कि फाउंडर की अपनी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाउंडर के लिए बिजनेस रन करते हुए होनी चाहिए कि वो सबसे अच्छा सेल्समैन होना चाहिए, उसको बेचना आना चाहिए। अगर उसको बेचना आता है ना, वो कुछ भी बेच सकता है। वो आपको ऐसी चीज़ बेच के निकल जाएगा कि आप बाद में सोच रहे हो कि यार ये क्या बेच सकते मुझे। सही है। प्लस वो होता है कि सेल्स का भी कोर एंगल ये होता है कि आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर दें और फिर उसको गाइड करें। ठीक है? तो ये चीज़ें अगर फाउंडर के ट्रेड्स में आती हैं, मुश्किल है पाकिस्तान के डायनेमिक्स, ये बहुत मुश्किल है। तो अगर आप उसके लिए रेडी हैं, यू शुड नो कि मैं एक एक स्टेप पे जब ऊपर जाऊंगा, अब जितना ऊपर जाते हैं उतनी मुश्किल टीम से आपका मैच होता है, जितना ऊपर जाएंगे उतने मुश्किल बॉक्सर से आपका मैच होगा, जाहिर सी बात है। तो आपने उस चीज़ के लिए रेडी रहना है, लेकिन वो रेडी उस वक्त होते हैं जब आप वक्त के साथ साथ अपने आप को रेलिवेंट रखें। आप उस चीज़ के लिए ट्रेन करते रहें कि जब मैं ऐसे कंटेंडर के आगे खड़ा हूँगा ना, तो आई वुड बी द वन जो उसको डिफीट कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसे लोगों ने, ऐसी कंपनियों ने मारा है कि जहाँ पे लोग सोच रहे होते थे ये कैसे हरा सकता है, क्योंकि उस कंपनी ने मेहनत की। एक पॉइंट पे पहुँचने के बाद लोग मेहनत रोक देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है उनकी। मैं आज भी अपना जो है ना वक्त का काफ़ी हद तक टाइम जो है रिसर्च में चीज़ों में लगाता हूँ, आज भी लगाता हूँ। उसका रीज़न है कि मुझे पता है कि जहाँ मैं ये चीज़ें छोड़ूंगा ना, मैं इररेलेवेंट हो जाऊंगा थोड़ा सा। जहाँ मैं इररेलेवेंट हूँगा, इसका मतलब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ किसी को वहाँ घुसने के लिए, वो घुसेगा और वो डायरेक्ट नॉक ऑफ कर देगा, सिंपल सी बात है। अच्छा ये बताएंगे पाकिस्तान में मतलब कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मतलब बहुत मुश्किल है एंटर करना, और कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि रिलेटिवली इजी हैं एंटर करना? अच्छा देखिए, अगर डिफ़िकल्टी लेवल पे कहूँ ना, तो कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत होती है। सही है। तो उसमें ऑटोमेटिक बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं एंट्री के। सही, बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा है। कितने ऐसे बिजनेस हैं जो आज बहुत आसान हो गए, जैसे ई कॉमर्स चल इसलिए रहा है पाकिस्तान में और दुनिया जहाँ में, क्योंकि घर से पैसे बैठे बैठे ऑनलाइन स्टोर बन सकता है। $1 महीने का चार्ज कर रहा है आपको शॉपिफाई, पहले 3 महीने, फिर $25 चार्ज कर रहा है, विच इज़ नथिंग। ₹300 में तो इंसान 3 3 महीने, मतलब $1000 आपको देने हैं 3 महीने के चार्जेज और टैक्स मिला के, तो इंसान अपने ऊपर खर्च कर सकता है। और आपको पता है इतना आसान हो गया है बिजनेस ई कॉमर्स पे, तो कि आपके भी 100 जानने वाले होंगे जो अलग अलग तरह का बिजनेस करते होंगे। किसी का आउटलेट है, किसी का कुछ है। आप चश्मे बचपन से कहीं से लेते होंगे, सोना कहीं से लेते होंगे, टाई कहीं से लेते होंगे, आपकी फिक्स है। आप उन्हीं को बोलते हैं तुमसे प्रोडक्ट लूंगा, वेबसाइट पर भेज दूंगा। तो ये वाले प्लेटफॉर्म्स आसान है, लेकिन क्या ये ब्रांड्स हैं? नहीं। क्या ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। क्योंकि ये लिमिटेड अप्रोच एंट्री पॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। एंट्री पॉइंट आज पाकिस्तान में और दुनिया जहाँ में जब से टेक इनेबल हुआ है, तो बहुत आसान हो गया कारोबार करना। अगर जैसे मैं कहता हूँ, अगर अब जो कोई कारोबार नहीं कर पा रहा, उसके पीछे दो चीज़ हो सकती है, या तो उसका माइंडसेट था ही नहीं कभी एंटरप्रेन्योर वाला, सही है, या फिर वो सुस्ती कर रहा है, और कोई रीज़न नहीं हो सकता। ये ज़बरदस्ती वो बोल दे कि इस्तिखारे में ना आ गया मेरे, सही है। बाकी तो कोई चीज़ सेंस नहीं बना रही उसकी। वो जाहिर सी बात है कारोबार आसान है। हाँ जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ कॉस्ट ज़्यादा है, कोई फैक्ट्री लगानी है तो वहाँ पे बैरियर ज़्यादा ही होंगे। लेकिन जहाँ पे वो बैरियर ज़्यादा है एंट्री का ना, इसका मतलब ये कि वहाँ पे पोजीशन लॉन्गर रन में ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइवल भी अच्छा है। ये जो आटे की मिल लगा के बैठे हैं, ये 20 20 30 30 साल 50 50 साल से चला रहे हैं। जो ये चावलों की, चीनी की जो चला रहे हैं, हमारे यहाँ तो बड़ी माफिया चलती है उसकी। वो क्यों चला रहे हैं 50 50 साल से, 40 40 साल से? उसका रीज़न है, उसको हर कोई बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, आ ही नहीं सकता। तो जब कोई स्टील मिल है, भाई स्टील का काम को हर बंदा कर ही नहीं सकता भाई। ये एयरलाइनें क्यों इतनी कम होती हैं? इसका रीज़न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत है। जब कॉस्ट ज़्यादा है, बैरियर ज़्यादा है, तो उसमें सर्वाइवल का टाइम भी ज़्यादा होता है। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है, सर्वाइवल का टाइम भी ज़्यादा है, तो आप पैसे बना सकते हैं। वैसे इस छोटे बिजनेस में प्रॉब्लम यही है, एंट्री बहुत आसान है, लो बैरियर्स टू एंट्री है। एंट्री हुई, लेकिन सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबके लिए उतना ही आसान है। जैसे आज मैं कहता हूँ एआई के दौर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एआई लोगों को लगता है उनकी आसानी के लिए बना है, मैं कहता हूँ नहीं, उनके लिए अजाब बन गया है एआई। उसका रीज़न ये, आज गधे घोड़े सेम रेस में भाग रहे हैं। सही है। पहले होशियार बंदा होता था ना, उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स उसको डिफाइन कर देती थी, वो अच्छा लिखता था, अच्छे प्लान्स बनाता था, सब कुछ।
अब वो भी एआई यूज़ करता है, और जो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो भी एआई यूज़ करता है। तो सब एक उसमें है, और प्लस रेलिवेंसी इतनी मुश्किल हो गई है क्योंकि सबके लिए एक चीज़ ओपन है, चैट जीपीटी सबके लिए ओपन है भाई, सही है, एआई सबके लिए ओपन है। अब वो जेमिनाई पे खेल रहा है इधर उधर, और सब सेम चीज़ें बना के दे रहे हैं। तो अब लोगों की कॉम्पिटेंसी एक जैसी हो गई है, जिसकी वजह से सर्वाइवल के लिए अब प्रॉब्लम नहीं था। पहले एक कंपनी जो है हायर करी 50 बच्चा, तो पता था उसको क्रीम हायर करूँगा, अब सारे बच्चे एक जैसे ही हैं, तो उसको भी समझ नहीं आ रहा मैं किसको रखूं। और उसमें जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा वो गैप, इतने सारे लोग आ जाएंगे, इतनी बड़ी ऑडियंस हो जाएगी, तो उसमें जाहिर सी बात है सर्वाइवल मुश्किल है। सेम ये चीज़ बिजनेस में भी होती है। अच्छा, ये बड़े आजकल टीवी पे शोज लगते हैं, स्टार्टअप से आइडियाज लोग पिच करते हैं आपको, बल्कि एक दो शोज के लिए तो आपका क्रिटिसिज्म भी मैंने देखा। हम्म। तो ये क्या, ये मतलब है, ये कोई रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल पिचेस होती हैं, या इसको बहुत को ग्लैमराइज किया जाता है, बड़ा फैंसी किया अच्छा जाता है? देखिए, इसको किया जाता है। प्रॉब्लम ये, जब मैं उसके फर्स्ट राउंड का पार्ट था एज ए जज एक शो का, और मुझे उसका वो जो हेड था प्रोड्यूसर, वो लड़का आके मुझे कहता है कि भाई ऐसी पिचेस आपने सेलेक्ट करनी है जो बड़ी इमोशनल हो। ना उस लाइक इंडियन आइडल बना रहे हो क्या, कि बाप रिक्शा चलाता था, माँ घर में काम करती है। कह रहा भाई है तो टीवी ना, टीवी पे ही तो दिखाना है, तो हमें एंगल ऐसा चाहिए तो वैसा चाहिए। इसका मतलब ये कि चार फैब्रिकेटेड चीज़ें भी आएंगी, जाहिर सी बात है इसके बाद। सही, जैसे एक अंकल ने बोल दिया 300 करोड़ मुझे चाहिए, अब मजाक कर रहे हैं आप टीवी शो पे आके, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बराबर में हो रहा है ना, इंडिया में वही शो हो रहा है। कितना सेंसिबल और कितना मेच्योर है, आप देखें तो उसके कितने सीजन हो गए। क्यों पाकिस्तान में दूसरा सीजन नहीं बन पा रहा? क्योंकि पहले के बाद लोगों ने बोला ये क्या मजाक है। तो तरीका ये होता है, देखिए शोज़ बनते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लोगों के पास अच्छे आइडियाज़ भी हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सामने लाने की ज़रूरत है। उनको पहली चीज़, जो मेरा क्रिटिसिज्म भी उस पॉइंट पे था, वो क्रिटिसिज्म उस शो पे नहीं था। मैंने तो ये बोला कि यार टैक्सेस अगर आप पूरे देते, आप हर चीज़ कंप्लाइंट रखते, तो आपको ये इशू ही नहीं होता कि आपको टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, एफबीआर का नोटिस आ रहा है। और उसके बाद हुआ ये, वो वायरल इतनी हुई वो मेरी पोस्ट मैंने लगाई, और मेरा ये था कि इसीलिए मैं कहता हूँ भाई आप टैक्स दिया करें, कंप्लाइंट रखें कंपनी, ताकि आपको चैलेंज ना हो। और मैंने इस शो के प्रोड्यूसर को पहले दिन बोल दिया था कि ये इशू आएगा आपको, क्योंकि लोग बुक्स में अलग नंबर दिखाते हैं, जो एफबीआर को ओरिजिनल अलग होते हैं भाई। तो वो बताएगा कौन सा टीवी वाले, एफबीआर वाले बताएगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी उसको अच्छी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बहुत ही कम नंबर दिखा रहा होगा। ओरिजिनल बताएगा तो एफबीआर वाले भी तो शो देख रहे हैं भाई। तो और इंडिया में चीज़ नहीं हो रही, इंडिया में लोग टैक्स दे रहे हैं। तो वो कोर लेवल से हम जब गलत करते हैं ना, तो वहाँ फंसते हैं। टैक्स नोटिस आ रहा है, आपने गलत किया, आपको आ रहा है, याद रखिएगा। और अगर गलत नहीं किया और आ रहा है, तो आप उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। मैंने भी केसेस किए हैं कंटेस्ट, एक एक पेशी में केस उड़ गया। मैंने जाके बोला कि सर इतने नहीं, इतने मैं तो और ज़्यादा पैसे कमाता हूँ भाई, आपके अकाउंट में दिखाया मुझे। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ सही, ओके ओके, सब सबको चाय पिलाओ, खत्म करो मामला। ये होती है बात। अच्छा, तो आखिर में आप क्या एडवाइस देंगे लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर लोग राइट आइडिया ही ढूंढते रहते हैं ना, तो वो राइट आइडिया कैसे ढूंढना? अच्छा, मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ूंगा सवाल को, सही है। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये समझने के लिए लोगों के लिए। एक तो पहले लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है, एवरीबडी कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर। पहले तो ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है। स्टार्टअप की जब से हवा चली है ना, हर चलते फिरते आदमी को लगता है मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास भी आइडिया है, मैं भी पैसे रेज करूँगा, मैं भी बिजनेस बना लूँगा। तो पहले ये रियलाइज़ करें कि एंटरप्रेन्योर होना हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है। अब वो कैसे पता चलता है, ये वाले भी सवाल आता है कि मैं कैसे पता लगाऊँ मैं हूँ एंटरप्रेन्योर। तो मैंने एक बड़े सिंपल सी उसकी भी एक वो बनाई हुई है कि भाई मैं कैसे जज कर लेता हूँ एंटरप्रेन्योर। मैं कहता हूँ आप शार्क टैंक देखें, आप ड्रैगन्स डेन देखें, ग्लोबल, अब ये सारे देखेंगे ना शो। फिर पॉर्न स्टार करके एक शो आता है, सही है, वह यूएस में वो एंटीक्स बेचते हैं, उनकी शॉप है, बहुत अच्छा काम। मैं कहता हूँ अगर ये 3 शो आप देखें, अगर आपको इसमें बोरियत महसूस हो रही है, तो पहला रेड फ्लैग आपके पास आ गया। अगर आपको ग्रीन फ्लैग चाहिए ना, तो वो ग्रीन फ्लैग ये है कि एक आधे 2 एपिसोड के बाद एक तो आपको मज़ा आ रहा है देखने में, पहला तो ग्रीन फ्लैग ये है। दूसरा ये है कि आप उस शो देखते बोलेंगे यार इसने यूँ बोला होता ना, तो ये अनुपम मित्तल हाँ बोल देता, इसने ये चीज़ गलत बोल दी, इसको यूँ नहीं यूँ बोलना चाहिए था, इसके बिजनेस में ये चीज़ें बुरी दिख रही हैं। अगर आपने ये चीज़ करना शुरू कर दी ना, इसका मतलब आपके अंदर एक कीड़ा मौजूद है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो एंटरप्रेन्योर अगर आप बन गए, सही है, पहला तो ये वाला एंगल आ गया। दूसरी चीज़, अब आइडियाज़ कहाँ से आए, सही। आइडियाज़ लाने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला, आइडियाज़ दुनिया में घूम रहे हैं, आप दुनिया से पीछे हैं, तो हमें तो फ़ायदा है, हम सीख सकते हैं दुनिया से। आज आप उठा के एक रिपोर्ट उठा के पढ़ लें, 2-3 रिपोर्ट इस तरह की, यूएई के टॉप स्टार्टअप्स कौन से हैं, सही है, टॉप स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, 100 की लिस्ट आएगी आपको, एक एक पैराग्राफ मिला हुआ, गूगल लेके आ जाएगी पूरी रिपोर्ट। आप एक दफ़ा बैठ के वो 100-200 स्टार्टअप पढ़ लें, उनमें से कुछ 30-40 होंगे जो आपके यहाँ पे लगेंगे दिल पे, आप बोलेंगे मज़ा आया, ये है आइडिया, ये मेरे लिए बना है।
फिर आप बोलेंगे दिल के पहले जेब है, जेब तो देखूँ मैं। उसमें आपके 5 आइडियाज़ होंगे जो आपकी जेब को लगेंगे, या जेब को लगेंगे, आप बोलेंगे पैसे जमा कर लूँगा, इतना अच्छा आइडिया कोई भी पैसे दे देगा मुझे। उसके बाद आप उन 5 केस स्टडीज़ को घोल के पी लें, उन बिजनेसेस को, क्योंकि अभी तो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा था, इंट्रोडक्शन। फिर जब आप घोल के पी लेंगे ना, तो आपको पता होगा कि यार मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, कौन सा आइडिया मुझे सूट करता है। फिर उन 5 की जब आपने केस स्टडी पढ़ी होगी, इसके बाद आप पाकिस्तान को पढ़ेंगे, तो आपको रिजेम्बलेंस कहीं दिखना शुरू किया, आप बोलेंगे अरे ये तो डूएबल पाकिस्तान में। बाइकिया भी इस तरह बना है, हम सबको पता था गोजेक का रेप्लिका है ये, लेकिन उसने जो एग्जीक्यूशन करी है, उसने जिस तरह मक्खी पर मक्खी उठाई है उसने पाकिस्तान में, वो कमेंडेबल है। मैं बहुत वैल्यू करता हूँ इस कंपनी को, बाइकिया को पर्सनली, क्योंकि उसने काम करके दिखाया। हाउस होल्ड ले में बाइकिया, हर कोई चला रहा है बाइकिया, या हर कोई बाइकिया यूज़ कर रहा है। कोई ये नहीं कह सकता मैं बाइकिया को नहीं जानता। कोई ये जरूर कह सकता है शायद मैं इनड्राइव को नहीं जानता, मैं आपको बताऊं, वो ये नहीं कह सकता मैं बाइकिया को नहीं जानता, क्योंकि बाइकिया सबके लिए। मैं भी बाइकिया यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं सामान एक लेता हुआ गाड़ी बैग में मेरे आ गया साथ, तो मैं जहाँ से इवेंट से आया मैंने बोला मैं आपको बाइकिया करा देता हूँ, अभी करा के आया मैं, सही है। तो आइडिया जब आपको दिख गए, फिर आप उसकी रिफाइनमेंट पे जाते हैं, फिर उसके रिसर्च पे जाते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढें, फिर प्राइस पॉइंट्स ढूंढें। प्राइसिंग हमारे यहाँ लोग ये नहीं समझते, प्राइसिंग पूरी साइंस है, दुनिया है प्राइसिंग। एक तो ये हमारे यहाँ प्राइसिंग का एक कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिटर इतने का बेच रहा है, मैं इतने का बेचूंगा। यार ये कोई बात है? ये तो वन फॉर्म ऑफ प्राइसिंग है, प्राइसिंग के तो कितनी फॉर्म है, अब वो तो पढ़े कभी। तो जब आप रिसर्च करेंगे उसके बाद तो आपका आइडिया रिफाइन हो जाएगा, आपको पता होगा पहले तो ये कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ कि नहीं हूँ। दूसरा ये पता चला कि आइडियाज़ कौन से हैं मार्केट में जो एग्जिस्ट करते हैं और मैं उनको कर सकता हूँ शायद अच्छा, मैं उनके में पैसे भी हैं। फिर आप उस पर जब रिसर्च करते हैं तो आपको पता होता है अब ये जब मैं लॉन्च करूँगा ना, तो मेरा फेलियर रेट बहुत कम होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद भी अगर मैं फेल करता हूँ तो आई विल मेक श्योर, आई विल गो बैक, आई विल रीथिंक, आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। ग्रेट, ग्रेट जी, ज़बरदस्त। आई नाइस टू टॉक टू यू। और आई थिंक आप जब नेक्स्ट टाइम लाहौर आएँ तो हम आपको फिर इनवाइट करेंगे और हम इसको, इस टॉपिक को आगे भी लेके चलेंगे ताकि हम अपने देखने वालों को मज़ीद जो है वो गाइडेंस जो है वो दे सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। थैंक यू।